दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज की डेट में अगर कहें तो हमारे समाज के साथ और हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। कानून। हम लोग सब कहते हैं कि कानून जो है वो एक सभ्य समाज को चलाने की एक वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत रहकर ही हमें अपने जीवन का यापन करना होता है या उसके दायरे में रह के ही हमें अपनी सारी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ एक कानून जो हमारी बेनिफिट्स के लिए या हमारी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से वो कहते हैं ना कि हमारी एक आदत है कि कानून बनता बाद में, हम उसे तोड़ने का रास्ता पहले ढूंढ लेते हैं। तो कुछ एक ऐसे कानून हैं जो बनाए तो गए थे कहीं ना कहीं महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके जीवन में कुछ ना कुछ एक सहूलतें देने के लिए। लेकिन कई बार देखा गया कि उन कानूनों का दुरुपयोग हो जाता है, जिस कारण से कई बार कानून अपने आप में ही कानून के घेरे में आ जाता है, लोगों के शक के घेरे में आ जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज हमने एक महिला वकील को ढूंढा है जो इस तरह के सारे जो केसेस होते हैं उनको हैंडल करती हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर कनु शर्मा से, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और विमेन्स के जितने भी केसेस होते हैं जो विमेन्स के फेवर के लिए होते हैं, तो उन सब चीजों के लिए बात करेंगे उनसे। तो मिलवाते हैं आपको डॉक्टर कनु शर्मा से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो ये बताइए कि ये डॉक्टर फिलॉसफी वाला है, पीएचडी वाला है या आपकी अपनी प्रोफेशन में ही आपकी डिग्री डॉक्टरेट की है? जी सर, ये डॉक्टरेट इन फिलोसफी ही कहा जाता है, बट सब्जेक्ट जो है लॉ का है। राइट। सो इसलिए ये वो वाली पीएचडी है लॉ में। और सिंस लोग एडवोकेट ज्यादा लगाते हैं तो लोग डॉक्टर मुझे मेडिसिन वाला डॉक्टर समझ लेते हैं। सो मैं लिखती हूँ एडवोकेट कनु शर्मा पीएचडी। ओके जी तो उससे क्लियर हो जाता है कि जी, आपने डॉक्टरेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक जो सफल वकील होता है ना, वो वही बन सकता है या तो उसके घर में पीढ़ियों से वकालत चली आ रही हो या फिर वो बड़े वकील के साथ जुड़ जाए। तो आपकी स्टोरी दोनों में से कौन सी है? सर मेरी स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है ग्रेट लॉयर इज दैट हु नोज द जज। ओके सो मैं उस कैटेगरी में फॉल करती हूँ। राइट। बट हमने सुना है कि आप डॉक्टर लॉयर्स की फैमिली से ही आती हैं। जी जी जी, मेरे फादर जो है जज रिटायर हुए हैं जी। ओके सो मेरे फादर 1983 बैच के थे, जुडिशरी बैच के। ओके सो इसलिए ऑब्वियसली मेरे पास एज है डेफिनेटली। लेकिन ये कि जो इंडिपेंडेंटली आपने हार्ड वर्क करना है उसमें देयर आर नो शॉर्टकट्स। राइट। वो मेहनत आपको करनी ही पड़ती है, इवन इफ अगर आपके फादर जज है या लॉयर है। लेकिन ये है कि हाँ, यू गेट अ रिकॉग्निशन डेफिनेटली इन द लीगल स्फीयर डेफिनेटली। राइट। तो मैम आप जो प्रैक्टिस करती हैं, आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी करती हैं और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी करती हैं। जी। तो दोनों जगह का सामंजस्य बिठाना वो कितना मुश्किल होता है? जी देखिए, रिसेंटली ही हमने हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है परसों, नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने यही बात की है वर्क लाइफ बैलेंस जी। कि किस तरह से हमने बैलेंस बनाना है। चाहे वो वकालत है, सोशल एक्टिविज्म है, पॉलिटिक्स है, घर की लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो सब हमने बैलेंस बिठाना है। उसी तरह से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या टू एंड फ्रो दिल्ली का काम जो है, दिल्ली हाई कोर्ट या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसको हमने बैलेंस बना के चले हुए हैं। यहाँ पे एसोसिएट्स हैं, हमारा एक प्रॉपर लॉ फर्म है। मैं और मेरे भाई जो हैं विशाल शर्मा, हम लोग एक लॉ फर्म चलाते हैं। उसमें एसोसिएट्स हैं हमारे, हमारा स्टाफ है जो हमारी मदद करता है। उनके बिना वी कैन नॉट डू दिस। और इस तरह से हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। अभी जो बात आपने कह दी, मैं दर्शकों को बताने वाला था कि आप बहुत सोशली भी बहुत एक्टिव रहती हैं और इस तरह के कार्यक्रम करना हर किसी के बस का नहीं है। 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में आपकी काफी चर्चा रही। तो मैम एक वकील का जज के सामने कोर्ट में पेश होना तो एक अलग वाक्य होता है, लेकिन एक जज के साथ बैठना वो अपने आप में एक अलग तरह की उपलब्धि होती है। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी, पहले तो मैं सच में, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे लिए परसों का दिन बहुत ही बड़ा दिन था। इट वाज अ बिग डे फॉर मी, हिस्टोरिक मोमेंट। कि आज से 10-11 साल पहले मैं पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू में अपीयर हुई थी बिफोर द सेम जज who was sitting along with me day before yesterday on the same table. So it's a nostalgia kind of a thing. Yes, कि जैसे सूर्यकांत जी जो हमारे जज सुप्रीम कोर्ट हैं, वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। ही वॉज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड वे बैक इन 2012। तो अब कल परसों उनके साथ बैठना, उनसे डिस्कशन करना, वो डायलॉग उनके साथ करना, बैठ के लंच करना, इट वाज अ बिग डे फॉर मी। एंड वो एक सर्कल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं कंप्लीट हुआ है।
तो डेफिनेटली और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। ये एक ऐसा देखिए एसिमिलेशन ऑफ या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है कि यूनिवर्स हैज इट्स ऑन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि जिस तरह से हमने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के साथ कोलैबोरेशन करके पंजाब एंड हरियाणा यूनिट स्टार्ट किया, इमीडिएटली वी गॉट रिकॉग्निशन अमंग्स्ट हाई कोर्ट जजेस। हमारा इनॉग्रल हुआ 30 अप्रैल को। उसके बाद जो है हमारा जज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड कि 27 जनवरी को नॉर्थ इंडिया लेवल पे हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 28 जनवरी वाज 75th जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जज साहब ने विमेन की रिकॉग्निशन करते हुए जो है 11 विमेन लॉयर्स को फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट सीनियर लॉयर्स का डेजिग्नेशन दिया। हमारी अपनी हाई कोर्ट में 3 मेंबर कमेटी बनी, जिसमें विमेन लॉयर्स इंक्लूडिंग जॉइंट सेक्रेटरी को पार्ट बनाकर जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने 25% जो है रिजर्वेशन रख दी इन दी कमेटी इटसेल्फ, जो बार की कमेटी होती है, जो इलेक्शन कमेटी होती है, उसमें रिजर्वेशन कर दी। सो इस तरह की अचीवमेंट जो अचानक से, और वो जो एक कहते हैं मिरेकल हमारे साथ एक लीगल स्फीयर में हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कहते हैं मैं अपने को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं इस जनरेशन की हूँ और इस जगह पे बैठी हूँ। और डे बिफोर यस्टरडे जो हमारा टेबल था उसमें आई वाज द यंगेस्ट वन टू सिट देयर। सो कहते छोटा मुंह बड़ी बात मैंने बहुत कम शब्द इस्तेमाल किए जब मेरी स्पीच थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत उनके सामने मेरा रुतबा बहुत छोटा है। सो इस तरह से बहुत अच्छा दिन रहा कि जैसे कि आपने अखबारों में भी नाम आया। सो मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। अब मैम मिरेकल की बात करें, आपने 2 चर्चित आपके केस हैं जिसमें मिरेकल ही हुआ है। एक तो 376 में पहले दिन में बेल होना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर एक ड्रग्स के केसेस में आपने दोनों में पहले हियरिंग पे बेल करवाई। तो कितना आपका जज के साथ कनेक्शन अच्छा था, या आपका जो केस था वो कितना सॉलिड था? जी देखिए, वो मैं आज की डेट में ग्रेट लॉयर मानी जाऊंगी, लेकिन हाँ वे बैक जब मैंने ये सब किया, 376 लास्ट ईयर का केस है और एनडीपीएस ये 2-3 साल पहले का केस है, जिसमें कि 376 वाले केस का पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि उसमें डे 1 पे जो है पहली हियरिंग की जो डेट थी उस पे जो है बेल कराई गई। 376 का मिसयूज जो हो रहा था, क्लाइंट का नाम हम डिस्क्लोज नहीं करते इन केसेस में, वी कीप इट कॉन्फिडेंशियल। सो उसमें जैसे ही ये बेल हुई, सबसे पहले तो डेफिनेटली चर्चा में आए, मैगजीन में, लीगल मैगजीन में मेरा नाम आया। आई वाज डिक्लेयर्ड एज लीगल लेडी ऑफ द ईयर 2023। सो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 376 में पहली डेट पर अगर जज साहब आपकी बात सुनकर बेल दे दें, ऐसी जहाँ पे अटेम्प्ट टू रेप बहुत कॉमन हो गया है, और जिस तरह से हाइप दी जाती है इन केसेस को, मीडिया कवरेज में होते हैं ये सारे केसेस, और इसमें बेल होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर बात करें कुछ पिछले सालों में एनडीपीएस का एक केस था जिसमें बेल के साथ साथ, बेल तो हमने करवाई एनडीपीएस के केस में, उसके साथ साथ ट्रायल में मैंने एनडीपीएस में वो जो आरोपी था उसको बरी करवा दिया था। वो दैट वाज डिपेंडेंट ऑन वन क्वेश्चन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, देखिए ट्रायल में सबसे बड़ा जो रोल होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है, एंड जैसे ही मेरे मुवक्किल को सवाल पूछे गए, उस पर मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के एक सवाल से जो है वो बंदा बरी हो गया। कि मैंने जज साहब से स्पेशली 311 में परमिशन मांगी टू रिकॉल द विटनेस अगेन, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने स्पेशल जज के पास लगा था सेक्टर 43 चंडीगढ़ में। तो वहां ट्रायल में मैंने वो सवाल पूछा, एंड बिलीव मी वो एक क्वेश्चन की वजह से दैट पर्सन वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ एनडीपीएस। वो एनडीपीएस एक्ट जिसमें जो एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है, ठीक है जी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसमें लोगों की बेल जल्दी से नहीं होती और उनको छुड़वा पाना तो बहुत ही वो है। और वो एक रिक्शा पुलर का बेटा था। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये लोग इंडल्ज्ड होते ही हैं इन एक्टिविटीज में, और इस तरह से किस तरह से उसका एक वैलिड डिफेंस डाल के मैंने उसको बरी कराया, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब मैम आपने बात करी कि आपने एक क्वेश्चन पे एक बंदा छुड़वा दिया, और आजकल क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे किसी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। हमने सोसाइटी में कई बार ये देखा है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, चाहे वो डॉरी के केसेस हो, या आपके अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हो, या इवन आपके अटेम्प्ट टू रेप के केसेस जो हो, उसमें कई बार ये होता है कि जिसके ऊपर केस किया गया होता है ना, वो बेचारा क्या कहते हैं ना कि आपको
बलि का बकरा बना दिया जाता है कि मतलब लड़कियां इस चीज को बहुत मिसयूज कर जाती हैं। कई बार ये हमारे देखने में है, पीछे तो बल्कि न्यूज़पेपर में केस बड़ा चर्चा में था कि 8 साल वो केस चला, 8 साल के बाद वो लड़का बरी हुआ। तो उसने जज साहब से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि आपने मेरे को बरी तो कर दिया, क्या मेरे वो 8 साल लौटाए जाएंगे, पहला। और दूसरा कि जिस लड़की ने मेरे 8 साल खराब किए, क्या उसके ऊपर कोई केस चल सकता है? तो मैम रिवर्स केस क्यों नहीं होता लड़की के ऊपर? देखिए बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक चुना है आज की। सच में मैं चाहे एक लेडी लॉयर हूँ, वुमेन लॉयर हूँ, लेकिन मुझे लगता है मिसयूज ऑफ वुमेन लॉयर्स, वुमेन लॉज जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। जो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हमने वुमेन के बेनिफिट के लिए बनाई थी, आज उसका जो है उल्टा असर जो है सोसाइटी पे आ रहा है। कहाँ सोसाइटी एट लार्ज को बचाने के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोकने के लिए हमने ये लेजिस्लेशन बनाई थी और ये उनके बेनिफिट के लिए हमने सोचा था उसका जो है उपयोग होगा, पर दुरुपयोग होने की वजह से वो है मिसयूज हो रहे हैं। अब जब बात की आपने इस पर्टिकुलर केस की कि कैसे 8 साल उस बंदे के वेस्ट हुए, और कई बार ना ऐसे केसेस में कंपनसेशन दे के उसको कवर करने की कोशिश की जाती है कि आपको 30,000 दिया जाता है एज कंपनसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस था सुनील बत्रा, इफ यू नो, या मेरे दर्शकों को डेफिनेटली लॉयर्स को, लॉ स्टूडेंट्स को पता होगा कि जिसमें उसको अंडर ट्रायल को ही प्रिजन में रखा गया, अभी उसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको सालों जेल में रहना पड़ा। और दूसरा उसका एट्रोसिटीज का केस था। 2 अलग-अलग केस हैं ये, लेकिन एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि उसको बाद में 30,000 कंपनसेशन देके जो है कहा गया कि मतलब जो साल तुम्हारे वेस्ट हुए जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर के, रादर देन तुम्हें बेल मिल जानी चाहिए थी अब तक, है ना, तो हमारी गलती की वजह से जो तुम अंदर है उसके 30,000 कंपनसेशन। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन कि जजेस का मतलब लेवल ऑफ कंपैशन कितना या मर्सी कितना की रह गया कि 30,000 में तुम किसी की लाइफ की जो है कीमत लगा रहे हो। उसी तरह से इन केसेस में बड़ी बार कंपनसेशन की बात की जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा गया हुआ वक्त जो है ना वो कभी लौटाया नहीं जा सकता। जो टाइम तुम्हारा वेस्ट हुआ है, जो टाइम तुमने स्पेंड किया है किसी के ऊपर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं मेंशन किया, इफ एक्चुअली टाइम वाज मनी देन आई थिंक यू हैव स्पेंट मिलियंस ऑफ इट ऑन समबडी, है ना। तो अगर वो आपका वेस्ट हो गया तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। फ्यू थिंग्स कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन मनी। चाहे वो मैट्रिमोनियल केसेस में हम देखते हैं कुछ लेडीज किस तरह से इन्वेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड्स में, उनके करियर्स में, जैसे मूवी थप्पड़ जैसे उसमें हम देखें कि क्या उसकी इन्वेस्टमेंट का कोई मोल नहीं है। सो इस तरह से डेफिनेटली जो मिसयूज ऑफ लॉज है उसमें भी एक और केस मेरे दिमाग में आया। फेसबुक पे एक केस आया था जिसमें एक लेडी ने किसी पग वाला लड़का था कोई, उसके ऊपर केस कर दिया था, अभी उसने मेरे को रेप करने की कोशिश किया। इस तरह से मिसयूज ऑफ लॉज, और उसका सारा करियर फेसबुक के एक पोस्ट की वजह से खराब हो गया था। लुधियाना का लड़का था वो शायद कुल्हड़ पिज्जा वाला। हाँ जी, हाँ, है ना। तो वो एक जो चीज थी वो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जरा सी बोली हुई किसी की बात या जरा से जो आप एलिगेशंस लगा देते तो किसी की लाइफ खराब हो सकती है। जैसे कि अब रिसेंट हम देखते आ रहे हैं कि जैसे किसी की एलिवेशन होने वाली होती है, हमारे लॉ के लीगल स्फीयर में ज्यादा ही होता है कि जैसे किसी की एलिवेशन होने लगती है, जज भी अगर प्रमोट होने लगता है, अचानक से बाहर की चिट्ठियां आनी शुरू हो जाती है उनके खिलाफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि बात तो एक चिट्ठी की है या एक छोटे से एलिगेशन की, लेकिन क्या आप मतलब लोग इस बात की गहराई को नहीं समझते कि किसी के छोटे से लगाए आरोप भी, एलिगेशंस भी किसी की लाइफ खराब कर सकते हैं, किसी की एलिवेशन रुक सकती है, किसी को नौकरी से निकाला जा सकता है, किसी की सर्विस खराब हो सकती है, किसी की सर्विस खराब होने की वजह से उसकी फैमिली जो है खराब हो सकती है, लाइवलीहुड बंद हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो सकती है। लेकिन लोग ये सब कुछ नहीं सोचते। जब आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो तो वो 1 मिनट लगाते हैं जस्ट टू क्रिटिसाइज यू, डिफेम यू, है ना। सो ये जब चीजें बड़ी कॉमन है, पर डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि मिसयूज हो रहा है हर चीज का। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन का आपको हक दिया गया, किसी भी जज के खिलाफ कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले लो, किसी भी मतलब वकील या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लो, उसको मिसयूज कर लो, उसको अपने बेनिफिट के लिए उसको तोड़ मड़ोड़ के केस बना दो, डिफेम करो किसी को। दिस इज द इजीएस्ट वे, किसी को हराना है इलेक्शन में, स्टार्ट डिफेमिंग दैट पर्सन। सो यस, ये बहुत कॉमन हो गया है कि हमारे को लॉज भी दे दिए, कहते मतलब हमें वो है कि वेपन्स दे दिए हैं लॉ, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में करते हैं, नंगी तलवार आपको दे दिएगा, जिसको मर्जी जैसे मर्जी काट के आ जाओ, और उसके बाद आपके ऊपर कोई केस भी नहीं है। केस भी नहीं है डेफिनेटली, है ना। जैसे आपने कहा कि क्या बैक केस है, जैसे अडल्ट्री एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, चाहे उसको अबॉलिश कर दिया गया है, बट लेकिन क्या लड़की के ऊपर इसके कोई चार्जेस हैं? आंसर इज नो। क्योंकि होना यही चाहिए, जब आपने एक
लॉ का मिसयूज करके किसी की जिंदगी, वो तो आप चलो टाइम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट शी शुड आल्सो बी पनिशेबल ना, कि उसको, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता, फिर वही होता है कि विमेन इज ऑलवेज अ विक्टिम। है ना। क्या होता है कि जैसे मैं अभी बात करूं अडल्ट्री की, तो उसमें क्या है कि अगर आपकी वाइफ के साथ कोई जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसके ऊपर केस होता था पहले, द थर्ड पार्टी, वाइफ के ऊपर देयर इज नो केस। सो अगेन वुमेन को हमने प्रोटेक्ट किया है। ये सारे प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन की तरह आते हैं, लेकिन वही प्रोटेक्शन को जब हम मिसयूज करने लगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लूप होल है लॉ का, जो हमें अपने आज इस वीडियो के थ्रू मतलब एक्सपोज करना चाहिए कि इसको किस तरह से इसमें बदलाव लाया जाए, कैसे चेंजेस लाए जाए। तो टॉक्स के साथ, डायलॉग्स के साथ ही हम इस पे खुल के बात कर सकते हैं। और दूसरी जो चिंतन करने वाली बात यह है कि इसके बारे में बात करना ही अपने आप में सोशल स्टिग्मा बन गया है। नहीं, बात तो वही है ना मैम। अब जैसे आपने बात करी, अब सोसाइटी में आजकल लिव इन रिलेशन एक बड़ा कॉमन चीज हो गया कि जी हम इकट्ठे रह के देखेंगे कि हम कल को किसी के साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू आर you can say having a personal physical relations or intimacy with somebody, और उसके बाद आप तो आए इसी रिलेशन के साथ थे ना कि हम रह के देखेंगे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इंटीमेसी के बाद आप ये कह देते हो कि इसने तो मेरे से शादी का झांसा दिया और मेरे साथ वो कर दिया, तो वहां पे भी तो मिसयूज हो रहा है ना। मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि मतलब कई बार ऐसे केसेस, ठीक है कि अगर बच्ची अंडर एज है, उसको नहीं पता है, लेकिन एक 25-26 साल की लड़की जो नौकरी कर रही है, सब कुछ जानती है, वो एक जेंट के साथ रह रही है और बाद में लगा रही, मैम उसमें भी तो मिसयूज है ना। बिल्कुल, देखो ये जो है वो टू एज्ड वेपन्स है, इसको कैसे यूज करना, अपने स्वॉर्ड की तरह या शील्ड की तरह, दैट इज योर चॉइस। बट अब स्वॉर्ड यूज हो जाता है, शील्ड तो हो नहीं रही। हमने क्या किया है, किसी को डिफेंस किया, किसी को प्रोटेक्ट किया है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है, कोई धक्का हो जाता है, कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसको अगेंस्ट आवाज उठाओ। और ज्यादातर हो क्या रहा है कि इस तरह के गलत केसेस आने के कारण जिसके साथ एक्चुअल में भी हुआ होता ना, उसको भी नहीं मिल पाता। लोग ये सोचते ही नहीं यार लड़की मिसयूज ही कर रही है, जिसके लिए बेनिफिट बना था उस तक तो वो पहुंची नहीं। सच में जहां दहेज प्रथा है, सच में जहां फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, वहां तक तो वो पहुंच नहीं रही, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। 498 ए के केसेस कितने आ रहे हैं, क्रूअल्टी, हरासमेंट की, जी जबरदस्ती हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव्स, ननद तक को जेल तक पहुंचाया जाता है, जहां पे वो तो ऐसा ना मैम, जब एक लेडी ने सोच लिया कि मेरे को केस करना है, तो कभी भी कई बार तो उस लेडी के ऊपर, जैसे आपने कहा कि फैमिली में, कि वो चाचा ताई के ऊपर केस भी हो जाता है जो शायद पिछले 10 साल से उनके घर में भी नहीं आए, वो पूरी फैमिली लपेटने के चक्कर में होता है। तो वो मिसयूज ऑफ लॉज बड़े कॉमन जो है एक फिनोमिना बन गया है हमारी सोसाइटी में। तो हमें जजमेंट्स के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है, क्रिटिकल एनालिसिस, या ये जो टॉक्स हमने करी, मुझसे किसी ने पूछा अभी फेडरेशन में अब आप इवेंट्स करवाओगे, सेमिनार कॉन्फ्रेंस करवाओगे, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते इसका फिर यूज क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है ये जो डायलॉग्स हैं यही इसका यूज है। अब कल हमने वर्क लाइफ बैलेंस पे बात की, अगली बार शायद हम इन टॉपिक्स पे बात करें, ठीक है, जिससे कि सजेशंस या उन कंक्लूजन से कोई नया चेंज ही आ जाए। अब आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में जो चेंजेस आए हैं, ऑल्दो उनको भी चैलेंज कर दिया गया, एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी किसी चेंज के द्वारा ही आए हैं। वो एक सोशल, वो जो डायलॉग है या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसके थ्रू ही आए हैं वो सारे चेंजेस जो आए हैं लॉ में। जो भी ऑब्सोलीट क्लॉजेस थे, या ऐसे 494 जो है, अडल्ट्री जो 497 है, ये इन प्रोविजंस को, आईपीसी को पूरी तरह से अबॉलिश इसी तरह से किया गया है कि जो पुराने सड़े गले लॉज हैं उनको रिप्लेस किया जाए और मिसयूज को प्रिवेंट किया जाए। मैम अब जैसे आपने अभी बात करी कि लॉज को चेंजेस की, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो लॉ जो प्रमुखता से जो लोगों के सामने आया है वो है 3 तलाक का जो मामला, मुद्दा खत्म हुआ। तो जो कानून अपने आप में कहते हैं वो फायदा नहीं दे रहा, नुकसान कर रहा है, तो उसको बदल देना तो ठीक है ना, तो उसके लिए क्यों उसके लिए इतनी बहस? देखिए सर, कानून जो आपको, वही बात है जिसका कोई फायदा नहीं है, जो बुक्स में सिर्फ लिखा हुआ है, जिससे वुमेन का नुकसान हो रहा है। भी कभी भी हस्बैंड आपको तलाक 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 बोल के जो है घर से बाहर निकाल सकता है। कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, कोई वुमेन राइट्स नहीं। अगेन मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है, उसमें जो है मुस्लिम लॉ को भी टच करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के जो लॉज हैं उनको डेफिनेटली
डिक्लेयर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का। 2023 में ये सारी वेलकम जजमेंट्स जो आई हैं, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडिया की तरफ जा रहा है ये सारा कुछ। और मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। एक स्टेटमेंट बहुत पहले मैंने बहुत साल हो गए अब तो ये स्टेटमेंट को भी, हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट है, विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। सो अगर उनके राइट्स हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो देश कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। सो अगर इंडिया में थ्रू लॉज हम कोई चेंजेस ला रहे हैं, या थ्रू दीज सोशल डायलॉग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, या जजेस की सोच चेंज करके, जैसे हमने बताया ये जो स्टेप्स जो एफर्ट्स हुए हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, वो सब मुझे लगता है कि एक स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी है। वो जो प्रोग्रेसिव सोच हमारी आ रही है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, और वो प्रोग्रेसिव सोच के साथ जो मिसयूज आ रहा है उसको भी रोकने का स्टेप जरूर आएगा। आप और मैं आज यहाँ बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप इन नियर फ्यूचर देखोगे किस तरह से इसके ऊपर रोक लगाई जाए। मैं वो तो होता है ना कि देखो हमारे चैनल का तो नाम है मंथन विचार और संवाद। अगर आज हम मंथन कर रहे हैं किसी चीज का, कोई विचार तो निकलेगा, कभी तो उसके ऊपर संवाद होगा। आज हमने किया, कल बड़े लोग बैठ के करेंगे। अच्छा मैम, आप सोशल वर्क में ह्यूमन राइट्स पे भी काम करती हैं। ह्यूमन राइट्स में जब एक केस किसी टेररिस्ट के ऊपर आता है या किसी जो सोसाइटी को नुकसान कर रहा है, जब उसका ट्रायल चलता है तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात होनी शुरू होती है कि उनके ह्यूमन राइट्स। लेकिन जो उन्होंने जिन लोगों को असैसिनेट किया, क्या उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं? देखिए सर, हमारा ना जो लॉ है वो इस तरह से बना हुआ है, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ है, जिसमें दोनों साइड्स को मौका दिया जाता है बोलने का। ये एक ब्रिटिशर्स के टाइम के ब्रिटिश मॉडल को हम फॉलो करते हैं, जिसमें ये कि दोनों को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मौका दिया जाता है। यानी नो वन कैन बी हैंग्ड या कैन बी पनिश्ड विदाउट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। जब तक उसको हियरिंग का मौका नहीं दिया जाता तब तक हम उसको हैंग नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते। उसी तरह से चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो या पोटा हो, टाडा हो जो पहले लगते थे, है ना, तो उस गुंडा एक्ट हो, जैसे यूपी बिहार में गुंडा एक्ट भी है ना, तो उस तरह के जो लॉज होते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली हम अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकते हैं, उसमें भी हम ये सब नहीं कर सकते। हम उन्हें मौका देते हैं, चाहे हम उन्हें फ्री लीगल एड दे, एमिकस क्यूरी अपॉइंट करें, या स्टेट की तरफ से कोई लीगल एड में जाके उनकी तरफ अपीयर हो, लेकिन हम उन्हें मौका जरूर देते हैं टू डिफेंड देमसेल्व्स। डिफेंस सारे अवेलेबल है, सारी एक्सेप्शंस अवेलेबल है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जो भी उन्होंने किया है, या मास किलिंग, जीनोसाइड जिसको हम कहते हैं, वो किया है, और ऑब्वियसली वो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में ही कवर्ड है। स्पेशली आईपीसी पे को टच नहीं किया जाता, इसीलिए उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। आईपीसी इज अ जनरल लॉ, है ना, तो वो एक जो स्पेशल लॉज है, ये सारे पोटा, टाडा वगैरह, ये सारे उनके स्पेशल जो है नेक्स्ट ब्रांच है उसकी। तो उस पे जब ये बात होती है तो हम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो इसलिए करते हैं ताकि, कहते हमारे लॉ में एक कहावत है, चाहे एक जो मुजरिम है वो छूट जाए, लेकिन जो इनोसेंट है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए हम उस इनोसेंट, एक मिनट के लिए उसको हम जब तक प्रूव नहीं हो जाता, प्रूवन गिल्टी नहीं हो जाता, उसको इनोसेंट ही मानते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एविडेंस के सारे रूल्स ना फॉलो हो। उस एक्ट में जो अगर लिखा है कि प्रॉपर एविडेंस फॉलो नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेशल कोड बनेगी और वही डिसाइड करेगी, वो उस तरह का प्रोसीजर हम जरूर फॉलो करते हैं। अब मैम थोड़ा अटपटा होगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारा जो इंडियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चलाने वाले भी वकील ही हैं? जितना तेज तरार वकील उतना अच्छा पॉलिटिशियन। ये खासकर हमारी नॉर्थ की बेल्ट में तो ये बहुत सारा देखा जा सकता है। वो आप किसी पार्टी को ले लो और किसी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता को ले लो, वो उसका बेसिक जो है वो वकील की होता है। क्या उसको बहसने की आदत होती है, या उसको लॉ जरूरत से ज्यादा पता होता है, या वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पकड़ता है इसलिए वो कामयाब नेता बनता है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं अपने एक्सपीरियंस से इसका जवाब दूंगी। मैं स्टीरियोटिपिकल आंसर, या मैंने ये पढ़ा नहीं है कहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से जवाब दूंगी। अगर एक अच्छा लॉयर या एक नेता बनना है, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए और नेताओं के लिए भी, और मुझे लगता है जो जनता देख रही है वो भी समझेगी कि मैं कितनी डिटेल से चीज को देखती हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छा लॉयर, नेता बनना चाहते हो, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, यू कैन नॉट बी स्लो। आप टीवी पे बैठते हो, या जैसे आज हम टॉक कर रहे हैं, वहां पे भी कुछ सवाल किया जाता है, अगर आप तेज तरह या स्पॉन्टेनियस नहीं हो, यू डोंट हैव दैट विट टू आंसर इट, तो आप एक अच्छे लॉयर या एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। जज ने कोई सवाल किया कोर्ट में, यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड विटी व्हाइल यू आर आंसरिंग इट। दूसरा, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप
किसी की बोली हुई बात को उसके अगेंस्ट ना यूज करना जानो, तब तक आप एक अच्छे वकील और पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। सो पॉलिटिशियन का भी ध्यान से देखना, किसी की बोली हुई बात को ही उसके अगेंस्ट यूज कर लेता है। वकील जो होता है एक बहुत अच्छा, वो यही होता है किसी की बोली हुई बात को उसके अगेंस्ट यूज कर ले। सो ये एक जो मुझे लगता है बहुत बड़ा टिप मैंने आज दे दिया है। हाँ, जी, कि बहुत बड़ी बात मैंने आज ऑन एयर बोली है, पर ये सच है। आप खुद भी अब ऑब्जर्व करना। दिस इज द ओनली टिप इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर। तो मैम आप गुड लॉयर भी हैं, आप तेज तर्रार भी हैं, और आप दूसरे की बात पकड़ के जवाब भी बड़ी जल्दी देते। तो हम देखते हैं कि आने वाले भविष्य में शायद आप भी कहीं अपना इसमें पॉलिटिक्स में जाने की इंटरेस्टेड। बिल्कुल सर, सोशल एक्टिविज्म एंड पॉलिटिक्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, गोज हैंड इन हैंड। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो टिपिकल बातें नहीं करूंगी, राज नहीं सेवा, मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कि सोशल सर्विस के साथ साथ आप एक ऐसे मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं जहां आप हर बंदे का बेनिफिट जो है वो अपने एक साइन से कर सकते हो। मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है इसमें कि अगर मैं एक ऐसी मुकाम पे पहुंच जाऊं मेरे एक ग्रीन पेन से किया हुआ सिग्नेचर किसी की लाइफ बदल सकता है, मैं वो करना चाहूंगी। कि मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग एक वुमेन के पास आई, ये मुझे एक बहुत बड़ी बात लगती है। आज मैं भी एक पोस्ट पे बैठी हूँ या मेरे काउंटर पार्ट्स पोस्ट पर बैठती हैं बीइंग अ लेडी, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। वो तब आएगी जब आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होंगे, एंड वो आप जब लैडर चढ़ोगे तभी आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे ऐसे ये फीलिंग आती थी, एक वैक्यूम क्रिएट लगता था कि भाई जब मैं लैडर पे देखती हूँ ना, मैं किसी को कॉल करना चाहती हूँ, आई डोंट फाइंड women officers there. Now I have women officers there. Now the situation has changed. Times have changed. कि भाई अब एक IAS ऑफिसर भी मुझे मिलता है, कमिश्नर भी मिलती है, DC भी मिलती है, सब लेडीज मिलती हैं। लेकिन क्या उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है? आर दे राइजिंग बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस विद मेन? राइट, दिस इज द थिंग। आज भी अगर कोई चीज आपको मिलती है, हर कोई ये सोचता है इसका किसी के साथ कनेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ कनेक्शन विद सम मेल पॉलिटिशियन और मेल जज, शी इज गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। बट ऐसा नहीं है। there are female judges at present, acting चीफ जस्टिस हमारी लेडी हैं हाई कोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। सो इस तरह की कनेक्शंस, नेटवर्किंग, वो आप जब लैडर चढ़ते हो तभी आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली मैं उस पावर लैडर को चढ़ना चाहूंगी। मुझे अथॉरिटी की पोजीशन चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग चाहिए, मुझे एक सिग्नेचर के साथ किसी की लाइफ अगर पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली बदलनी हो तो मैं डेफिनेटली वो करना चाहूंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम आने वाले फ्यूचर पॉलिटिशियन के साथ बैठे हैं, कल को हमें भी कोई काम पड़े तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशन का। अरे मैम एक थोड़ा सा जो ना सोसाइटी में बड़ी बार ये क्वेश्चन उठता है, आप चाहे तो जवाब दें चाहे तो ना दें, कि एक डॉक्टर और एक वकील, इनकी फीस का कोई पैमाना नहीं है। डॉक्टर जितनी बड़ी डिग्री या जितने बड़े हॉस्पिटल में उतनी बड़ी फीस, और वकील का भी सेम हिसाब है कि जितना बड़ा, मतलब वकील तो बड़ा तो मतलब केसेस के साथ या नाम के साथ या उसने कुछ ऐसा करिश्मा किया तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और हमेशा ये कहा जाता है कि इसके ऊपर भी कुछ रोकथाम होनी चाहिए, जैसे हर चीज का एक काउंटर होता है। तो इनकी फीसिस के ऊपर क्यों नहीं कभी कुछ बात आती, मतलब ऐसा भी क्यों नहीं होता? देखिए ये अगेन देखो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, शायद मैं भी आपकी जगह होती पहले तो मैं भी यही सवाल करती, मैं भी वो स्टीरियोटिपिकल या इमोशनल सा वो क्वेश्चन पूछती कि क्यों इतनी फीस क्यों है इनकी, है ना, क्यों पर हेयरिंग ये इतना गरीब से चार्ज करते हैं, या है ना क्यों इतनी फीस रखे। बट आप अगर एक वकील के कोर्ट में आ जाएं जरा तो आपको ये समझ में आएगा उनकी लाइवलीहुड है ये। बट मैम कई बार ये भी होता है ना कि कोई आदमी उतनी फीस दे ही नहीं पाता और वो न्याय से ही वंचित रह जाता है। जी, मैं वो समझती हूँ। देखो मैं खुद ऐसी हूँ, कुछ केसों में मैं हाई फीस रखी हुई है मैंने, कुछ में मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। ये सच है बिल्कुल। मुझे ये लगता है अगेन वकीलों को बैलेंस बना के चलना चाहिए कि अगर आपको एक अच्छे जो वेल ऑफ कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है आपके पास, कुछ ऐसा है जो पे कर सकता उससे फीस लो, जो नहीं पे कर सकता उसको डिस्काउंट दो, उसको फ्री लीगल एड दो, उसको अगर आप नहीं करना चाहते उसको कोई रास्ता दिखाओ कि फ्री लीगल एड अवेलेबल है हमारे पास, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल पे हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, मीडिएशन भी फ्री में मिलेगी आपको, जो है ये सारी लिटिगेशन है ये भी फ्री में मिलेगी। आपका जब भी जो है एक राइट उसको डायरेक्शन देके उसको आप मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जी आप इनके पास जाइए, रादर देन हमसे
फ्री में लीगल एड मांगने की। तो डेफिनेटली मुझे अपने वकील भाई बहनों से ये कहना है कि सभी अधिवक्ता ध्यान रखें कि लोगों को मार्गदर्शन इस तरह से करें कि कोई वकीलों पे उंगली ना उठा सके कि इन्होंने फीस ज्यादा ली या फिर जो है हमारा काम नहीं किया। सो अपना काम पूरी तरह से करें। मैं ये कहूंगी कि फीस जरूर ले, लेकिन फ्री में भी काम ना करें, लेकिन उनको मार्गदर्शन दे कि जी आप फ्री लीगल एड जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अरे मैम, जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह से आप तेज तर्रार हैं, कभी स्कूल कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा याद आता है कि आपने वहीं पे मतलब बिना वकील होते भी वकालत करी हो? जी, मैं जरूर ये शेयर करना चाहूंगी। आई होप इट इज टेकन पॉजिटिवली कि मैं शुरू से ही मेरी नेचर ऐसी ही रही है। मतलब वकालत मेरे लिए सबसे बेस्ट मानी गई है बिकॉज मैं शुरू से ही थोड़ा लड़ने में विश्वास रखती थी। और ऑल्दो आई बिलोंग टू पंजाब, लेकिन वो हरियाणवी छोरियों वाला जो है मेरे में वो रहा है। और मैंने वैन में एक बारी क्या हुआ, लड़ाई हुई और एक लड़के को पीट दिया। बेचारे की वो पग पुग खुल गई, लेकिन अपनी अम्ब्रेला से मैंने उसको पीट दिया। तो डेफिनेटली शुरू से ही मुझे, मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि ये लड़ाकी है, पूरी लड़ने वाले में उसमें आती है, फाइटर स्पिरिट है इसके अंदर। तो और मैं जहां भी मतलब अपने कॉलेज टाइम पे भी बहस कर लेती थी, स्कूल में लोगों को इकट्ठा करके भाषण देने का मुझे बहुत शौक था। एक मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे +1 में, वो मेरे पापा गए स्पेशली उनके पास पूछने के लिए, मेरा रिपोर्ट कार्ड स्पेशली आए वो। अचानक से हम नीचे आए, हमने देखा क्या हुआ, तो सर ने बताया आपके फादर आए हैं। तो उन्होंने पूछा कैसी है मेरी बेटी पढ़ाई में और ऐसे, तो उन्होंने बताया कि जी और कुछ है या नहीं है। उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस इतना बताया कि ये लड़की बीच में खड़ी होती है और इसके आसपास 20 लोग खड़े होते हैं और ये भाषण दे रही होती है। मतलब नेता वाला कीड़ा शुरू से ही है। तो फिर पीयू में भी डीआर के इलेक्शंस होते थे, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां से स्टार्ट किया। फिर पीयू स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए, उसमें जो वीपी लेडी होती थी, लेडी की पोस्ट होती थी, उस पे हम लोग बड़ा मेहनत करते थे। हॉस्टल टू हॉस्टल हमने कैंपेनिंग करनी प्रेसिडेंट के लिए, है ना। तो डेफिनेटली शुरू से ये वाला कीड़ा रहा, वकालत में बहस करने का कीड़ा रहा, है ना। और धीरे धीरे ये टॉक शोज भी किए और अभी भी टीवीज पे नेक्स्ट मेरी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जिसमें ये मैं करूंगी। मैंने ये ऑनलाइन वेबिनार्स बहुत किए हैं। तो हाँ, ये सारा मेरा शुरू से ही इस तरह से था। जब मैं मूड कोर्ट करती थी, आपको शायद नहीं पता, एलएलएम में जब मैं मूड कोर्ट्स करती थी या प्रेजेंटेशन देती थी, बिलीव मी हर क्लास का बच्चा आज भी ये बोलता है कि कन्नू की प्रेजेंटेशन है, हमने स्पेशली क्लास में बैठ के सुननी है। और आज की डेट का मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि मैं कोर्ट में जब जाती हूँ ना, ऑल आईज आर ऑन मी एंड उनको ऐसा लगता है कि कोई सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फॉर एग्जांपल राम जेठमलानी आ गया और यहाँ पे आज इसने आर्ग्यू करना है। सो उस तरह का मेरा फैन फॉलोइंग या कह लो अट्रैक्शन फ्रॉम व्यूअर्स हमेशा से रहा है, चाहे वो पीयू हो, चाहे वो आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो। मैं कहीं भी चले जाऊं, आई अट्रैक्ट आई बॉल्स। सो यस, वो पर्सोना, वो बोलने का स्पिरिट, वो जो वही है कि भाषण देने का वो रहा ही है शुरू से। दैट इज इनहेरेंट इन मी। मैम, कई बार क्या होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है ना, कई बार वो आपको नहीं पता होता, लेकिन शायद आपके लिए नेगेटिव रहता है। मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक शादी नहीं की, तो ये आपकी तेज तर्रार नेचर है कि कोई सामने आना नहीं चाहता, या फिर ये है कि आपने इस तरह के केसेस इतने लड़े कि आपको लगता है कि बाद में स्यापाई होना तो छोड़ परे ना ही करी जाए? मतलब इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन। यस, नहीं सर, बहुत अच्छा। ये मेरे को देखो, अब मैं स्टेज पे आ गई हूँ कि माई लाइफ इज नॉट माई लाइफ एनीमोर, आई एम अ पब्लिक फिगर नाउ। और सच में ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। आपने दो जो बातें कही वो बिल्कुल सच है। एक तो ये कि आई कुड नॉट फाइंड अ परफेक्ट मैच, रीजन बीइंग भी आई हैव बीन हैंडलिंग मैट्रिमोनियल मैटर्स, डाइवोर्स मैटर्स मेरे पास आते हैं, लेडीज रो के आती हैं मेरे पास, हस्बैंड इतने आते हैं अपनी परेशानी लेके। तो वो चीजें जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई मिलता है तो मुझे लगता है मैं अप्लाई करने लग जाती हूँ, और मुझे लगता है नहीं ये भी वैसा ही निकलेगा क्योंकि मैंने केसेस देख रखे, लेडीज की वो स्टोरी सुन रखी है ना। तो वो एक मन में पहले नेगेटिविटी आ जाती है। पहले मैं थोड़ी करियर कॉन्शियस क्योंकि रही हूँ, तो मैंने करियर पे अपना ध्यान दिया। मुझे एक लगता था कि एक उम्र के बाद मुझे शादी करनी चाहिए टिल आई अचीव समथिंग इन लाइफ। जुडिशरी के एग्जाम्स दिए एंड फिर प्रैक्टिस चलाना, इनिशियल इयर्स में इट टेक्स टाइम टू हैव अ गुड प्रैक्टिस इन लॉ, तो वो उसमें बिजी रही। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वक्त ही नहीं है अब,
कि ये देखने का कि मैच ढूंढना है या है। अब वो ऐसा एक फ्लो के साथ लाइफ में बंदा चलने लग जाता है कि अगर कोई अच्छा मैच आएगा तो मिल ही जाएगा। एंड डेफिनेटली अब मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि शायद वो तेज तरार नेचर या इस तरह की अगर मैं टॉक शोज करती हूँ या टीवी पे बोलती हूँ या मणिपुर वायलेंस पे मैंने इतनी चर्चा की है कि लेडीज वो नारी शक्ति और वो करते करते महिला मोर्चा करते करते मुझे लगता है लड़के मुझसे डरने लग गए हैं। अब उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मुझे अप्रोच करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी को अप्रोच करूं। वो बेचारे सोचते हैं ये मैडम तो बात ही नहीं करेगी हमसे, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई लाइफ, है ना। सो यस, वो एक विशियस सर्कल बन गया है। और घर वाले भी सोचते हैं कि भाई बेटी के लिए कुछ ढूंढे, लेकिन शायद कोई अच्छा मैच अभी बना नहीं है। लेकिन संजोग, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके लिए कोई बना है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा सही वक्त पर, सही टाइम पे। जिसके साथ मेरे मतलब लगन लिखे हुए हैं वो होके ही रहना है जी, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो आपने कहा ना कि मतलब इसलिए भी नहीं लोग आते, ये मना ही करेगी। तो कई बार किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहते कहते जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होती है ना, लोगों को लगता है कि इनके पास सबसे ज्यादा ऑप्शन होंगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा अकेली होती है, क्योंकि हर बंदा ये सोचता है यार इसके पास तो ऑलरेडी 4 होंगे, ये मेरे को क्या घास डालेगी, और वो बेचारी इसी चक्कर में कहीं की भी नहीं रहती। और ये लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि वो ऑप्शन चूज करने का या मिलने का सवाल ही नहीं है। अच्छा मैम, ये तो रही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है। जब आप वकालत नहीं कर रही होती, या जब आप सोशल मुद्दों पे बात नहीं करती, या जब आप पॉलिटिक्स नहीं सोच रही होती, तो कनु शर्मा अपना टाइम कैसे पास करती हैं? मतलब आपकी कुछ हॉबीज होंगी, कुछ शौक होंगे? जी, सबसे पहले तो मूवीज। ओके। नेटफ्लिक्स का बहुत शौक है, थिएटर में जाके मूवी देखने का बहुत शौक है। मूवी आप हल्की फुल्की देखते हैं या मूवी जो ऐसे केसेस वाली देखती हैं? नहीं, मतलब टू बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड, रोम कॉम्स। ओके। रोमांटिक कॉमेडीज, ये मेरा फेवरेट है। मेरे टीवी पे भी सबसे ज्यादा कॉमेडी नाउ ही चलता है चैनल। इंग्लिश मूवीज इस पे आती हैं। एंड देन उसमें एक सीरीज जरूर हम लोग थ्रिलर देख लेते हैं कभी, या हम ये लॉ वाली सूट्स, एक बहुत अच्छा सीजन आता है नेटफ्लिक्स पे भी, आजकल कॉमेडी पे भी चल रहा है, तो वो जरूर देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा रोमांटिक कॉमेडीज में ही इंटरेस्ट रखती हूँ। और न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बहुत शौक है। और अपने पास टाइम में और मैं कभी कभी जब मेरा मन करे तो कुकिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और डेफिनेटली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जब भी टाइम मिले वीकेंड्स पे तो उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना, और धूप सेकना सर्दियों में। सो वेकेशंस पे जाना, है ना, टू टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, चिल, योगा करना, ये मेरे फेवरेट पास टाइम्स है। वॉकिंग या मतलब इस तरह के जो आपको रिलैक्स करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज, वो मेरी हॉबीज हैं। और रीडिंग शुरू से ही रही है, क्योंकि बुक्स आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास काफी कलेक्शन है बुक्स की, कि वो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू रीड यू लीड। सो वो शुरू से रहा है, जिसकी वजह से ही शायद आज एक अलग यूनिक पर्सनालिटी निकल के आई है, बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ मी। मैम, आपने वेकेशंस की बात करी, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन? यूरोप। राइट। और आपने कहा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज्यादातर वकीलों में से निकल के आते हैं, तो एक आइडल पॉलिटिशियन जो आपको, जिसको आप मानते हैं कि ये एक्चुअल में पॉलिटिक्स, मतलब नो बार की वो किस पार्टी से या किससे आता है, मतलब किसी का एक डिसीजन आपको अच्छा लगता है कि यार इस बंदे ने ये डिसीजन अच्छा लिया था, चाहे वो अच्छा था या नहीं था, कोई ऐसा एक आइडल पॉलिटिशियन या किसी का कोई ऐसा डिसीजन? मुझे अभी तक सबसे अच्छी पॉलिसीज जो लगी हैं, आई विल चूज टू नेम, आई नेम टू पर्सन्स एंड आई से उनकी दोनों की अगर कॉम्बिनेशन हो जाए पॉलिसीज का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी, मुझे उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे जो है अपना अरविंद केजरीवाल जी की कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती है। जैसे फ्री की चीजें जो इन्होंने दी, आप देखे ट्रेंड बन गया वो नेशन में। नहीं, वो गलत है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक ट्रेंड बन गया और सब पॉलिटिशियन ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। बट मैम कहीं ना कहीं उसने समाज को बेकार भी करना शुरू कर दिया। वो एक ठीक है, लेकिन आप देखो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो सरकार के ऊपर उन्होंने लाइबिलिटी लगा दी है कि आपको जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है या टैक्स पे करते हो, उसमें से आप उन चीजों को दो। वो अलग बात है कि क्योंकि ट्रेंड बन गया है, सारी पार्टीज ने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो लोगों ने पॉलिसीज देखने की जगह फ्री की चीजों पे ध्यान देना शुरू किया। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था मुझे ऐसा लगता है कि वो आइडिया बहुत अच्छा आया था।
जब ये स्टार्ट हुआ था। अब तो उसको अगेन मिसयूज खुद ही कह रहे हैं, खुद ही बात ही चर्चा ही आज वहीं से शुरू हुई है कि मिसयूज कैसे हो रहा है चीजों का। वो उनका मिसयूज हो गया, लेकिन उसका वो जो आइडिया था कि भी आपको अपनी पॉकेट से ना देना पड़े, जो टैक्स आप रेवेन्यू आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे रहे हो उसमें से कुछ चीजें हमें दी जाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है। वहां पे ये चीज नॉर्मल है, यहाँ पे फ्री की रेवड़ियां लगती हैं। आप समझो इस चीज को। लेकिन वहां पे सबको मिलता है ना, हमारे यहाँ पे फिर बाद में कट लग जाता है जिसमें कई लोग बाहर हो जाते हैं। वो ठीक है, वो क्रीमी लेयर ले जाती है, एंड देन जिसको चाहिए बेनिफिट वो रह जाता है, वो एक बात है। फिर नरेंद्र मोदी जी की कुछ जो स्कीम्स है बहुत अच्छी हैं, विमेन ओरिएंटेड है, और उनका ना जो विजन है मुझे ऐसा लगता है एक लीडर जैसा है, उनका एक पार्टी ओरिएंटेड नहीं है। मुझे वो एक लीडर के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी कुछ चीजें उनका सबको इक्वल रखना, बेनिफिट्स भी देना, और फिर उसको ऊपर जैसे फ्री की रेवड़ी कल्चर को भी वो किस तरह से डिफेंड करते हैं, फिर हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। अपनी पार्टी में भी उन्होंने अच्छी खासी रिजर्वेशन दे रखी है, विमेन को इंपॉर्टेंस दे रखी है, और वैसे भी उनकी पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं सारे ग्लोब में, मतलब वर्ल्ड वाइड उन्होंने एक रिकॉग्निशन दे दिया इंडिया को। तो इस तरह से चीजें मुझे लगता है दोनों में अगर उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए दोनों लीडर्स का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मैम चलते चलते एक लास्ट में जी, आपकी जुडिशरी सिस्टम को या हमारे कॉमन मैन को आप एज ए वकील और एक कानून का जो उपयोग और जो दुरुपयोग होता है उसको कैसे समाज को बताया जाए, इसके बारे में आप एक जो चीज बताना चाहें, चाहे वो जुडिशरी के लिए टिप हो चाहे वो कॉमन आदमी के लिए, कि हाउ टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ लॉ। देखो, सबसे पहले तो ये आपके अंदर से स्टार्ट होता है। इट माइट साउंड फिलोसॉफिकल बट दैट्स ट्रू। जैसे कहते हैं ना, किसी को लॉ इंप्लीमेंट करवाना हो, जब तक उसका मन नहीं है ना लॉ को फॉलो करना, आप नहीं इंप्लीमेंट करवा सकते, आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। उसी तरह से मिसयूज भी तभी रुकेगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी। अब आपका कॉन्शियस इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे इसका मिसयूज नहीं करना, क्योंकि हमें कोई चीज दी गई है, अगर कोई लिबर्टी दी गई है आज की डेट में, तो उसका मिसयूज करोगे तो वो लिबर्टी आपसे छीन ली जाएगी। ये लॉज अगर आपके पास आज हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें कि भी कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि ये लॉज कब आपसे छीन लिया जाएंगे। फिर जिस दिन ये छीन लिया जाएंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ये लॉज आपके लिए कितने बेनिफिशियल थे और किस तरह से आपने इसकी वैल्यू को कम किया है। और मैं हमेशा अपनी लेडीज को समझाती हूँ, जहां पे भी मैं लेक्चर देती हूँ, जहां मैं काम करती हूँ, चाहे मेरी कोलीग्स हैं, हमें अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कम मत करो। एंड हम लेडीज की यही प्रॉब्लम है कि हम एक तो सपोर्ट नहीं करती एक दूसरे को, और अपनी दी हुई चीज को वैल्यू नहीं करती, अपनी वैल्यू कम कर ली, और इस तरह से मिसयूज करके आज के दिन में मुझे लगता है मुझ पे भी एज अ लेडी लॉयर भी या एज अ लेडी भी कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू देम आई एम टोटली नॉन ट्रस्टवर्दी, रीजन बीइंग कि एक फीमेल है, ऊपर से वकील है, अपने ऑफिस में बुला के कहीं हम पे एलिगेशन ना लगा दे। तो इस तरह की चीजें, मेरा खुद का नुकसान ऐसे हो जाता है बिकॉज लोग आप पे भरोसा नहीं कर पाते। एंड थैंक्स टू ऑल दी लेडीज इन आवर कंट्री कि आज यहाँ बैठे भी, मुझे पंजाब के कोने में बैठे भी, मुझे लगता है मुझे जो है अपने जो ट्रस्टवर्दीनेस प्रूव करनी पड़ती है हर स्टेप पे, एक मेल को, एक फैमिली को, या अपने काउंटर पार्ट्स को, हर जगह। तो इसका मिसयूज सिर्फ आपके अंदर से शुरू होगा मुझे लगता है, और कोई लॉ आपको चेंज नहीं कर सकता, कोई मेरा लेक्चर दिया वो चेंज नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमेशा कहते हो कि हमें आदमियों की तरह बनना है, ये आप बिल्कुल छोड़ दो, उनकी तरह ईगो छोड़ दो। मेल ईगो से हम बहुत सालों से लड़ते आ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है फीमेल को ये ईगो नहीं रखनी चाहिए। और ईगो की वजह से आधे से ज्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ईगो की वजह से जो है मिसयूज हो रहे हैं लॉज की। अब मेरे साथ ऐसे कि मैं इसके ऊपर 498 का पर्चा करूंगी, अगेन मिसयूज। इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसके ऊपर 376 लगाऊंगी, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, सो आई विल डू दिस। तो वो ईगो ही है और कुछ नहीं है। सो अपने अंदर वो ईगो को खत्म करो, इसको बढ़ने मत दो। हमें जरूरी, अगर हमने मतलब मैन की तरह कुछ सोसाइटी में करना है तो उनके नेगेटिव चीजों को हमने अपनाना नहीं है, हमने उनकी पॉजिटिव चीजों को देखना है कि जिस तरह से वो हर काम में एफिशिएंट है, हमें भी हर काम में एफिशिएंट होना है। वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वो वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर नर्चरर्स। हमें अपनी फैमिली भी देखनी है, हमने कुकिंग भी करनी है, हमने अपनी सेहत को, कुकिंग को ये मत सोचो कि वी आर ओनली फीडिंग देम, हमने अपनी सेहत भी अच्छी रखनी है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे, अच्छा सोचेंगे,
फील गुड लुक गुड, वो वाली चीज है। उसी तरह से वो अपने लिए है, उनके अपनी फैमिली के अलावा अपनी एक पर्सोना रखो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपने सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो। अगर रेस्टोरेंट का बिल हाफ ऑफ भी कर लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इफ यू कैन पे द बिल। सो इस तरह की चेंजेस लेकर आओ, ना कि ये कि आप आदमियों की तरह बनना है, उनकी तरह ईगो फॉलो करनी है, या कॉर्पोरेट लेवल पे आपने लड़ाइयां लड़नी है। उस तरह से ये मतलब पॉलिटिकली होने की जगह मुझे लगता है अपने आप को वैसे उनकी तरह सुपीरियर बनना चाहिए, उनकी तरह एफिशिएंसी जो है करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं सच में इस बात में बिलीव करती हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, टेलर हो, कुक हो, ड्राइवर हो, या मतलब लॉयर हो, या जो, मुझे लगता है मेल्स आर बेटर एट इट। दैट इज द ट्रूथ। मैं एक फीमेल हूँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट अगेन मैं ऑन एयर दे रही हूँ, बट ये सच है, मुझे ऐसा लगता है। मैम दूसरा ये है ना कि आप बराबरी करो, लेकिन वो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि औरत की भी समाज में उतनी जरूरत है जितनी मर्दों की है। अगर सारे मर्द बन जाएंगे फिर सृष्टि कैसे, वही बैलेंस कैसे रहेगा? देखो, वो इक्विलिब्रियम हमने बनाना है ना। राइट्स हमने जरूर लेने अपने हमने, लेकिन मुझे लगता है कि हम इनएफिशिएंट है इस वजह से, क्योंकि हम चुगली कल्चर में बैठे हैं, हम कंपटीशन में बैठे हैं, हम किट्टी पार्टी में उसने बड़ा पर्स लिया, उसने उसके पास कोच का पर्स है, मेरे पास दाम मिलानो है। सो दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी जब तक हम ये रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि जेंट्स तो बेचारे परवाह नहीं मानते, एक ही पेंट कोट से 4 शादियां देख लेंगे, 4 शादियां देख ले। हमारे तो वकील जी, उनके पास एक ही पैंट सूट है, वही पहनते हैं डेली। हम लड़कियों में ही है, साड़ी नहीं डालनी है जी, सूट नया डालना है। तो इस तरह की चीजें, हमें कंपटीशन या किट्टी पार्टी या उस तरह का कल्चर रखने की जगह एफिशिएंसी देखो। रात 10-10 बजे तक लॉयर्स बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, तब कहीं जाके राम जेठमलानी या नानी पालकी वाला बना जाता है, ऐसे नहीं बना जाता। ये चीजें हैं। तो मैम बहुत मजा आया, और सच में मतलब हम जिस पर्सोना के साथ आए थे कि खुल के एक बातें होंगी, और आपने बिल्कुल खुल के मतलब बीइंग ए फीमेल होते हुए आपने मतलब वो चीजों पे भी चर्चा करी जो शायद मेल तो चलो करते ही करते हैं, फीमेल्स लेकिन नहीं करना चाहती, लेकिन आपने बहुत खुल के चर्चा करी। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस हमारे आज के जो संवाद है इसका कहीं ना कहीं समाज में कुछ तो एक पॉजिटिव असर जाएगा, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। ये आज का एपिसोड थोड़ा हटके था, हमने एक नया टॉपिक पकड़ा है। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कोई और नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल मंथन के साथ। मिलते हैं अगली बार आपके साथ, तब तक शब्बा खैर। थैंक यू।